क्रिसमस का दिन था, नरेंद्र मोदी गए थे चर्च में और वहाँ से उन्होंने तस्वीरें साझा की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन उसी दिन दूसरी तस्वीरें भी आईं, देश भर के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई। ये तस्वीरें वैसी थी जो भारत के सर को शर्मसार करती हैं, हमारा सर नीचे कर देती हैं। तस्वीरें थी उन गुंडों की जिन्होंने ईसाई धर्म के लोगों को, क्रिश्चियंस को क्रिसमस मनाने से रोका क्योंकि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। ये दो तस्वीरें एक ही संगठन से कैसे आ सकती हैं? क्या यही वो आरएसएस है जिसे आज तक हमारे देश के लोग नहीं समझ पाए हैं? देखिए, आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एक वायरस होता है। आरएसएस में लड़कियां क्या, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। आरएसएस किसी की सगी नहीं है, यूटिलिटी पे चलती है। तो आरएसएस और औरंगजेब में बहुत समानता है। तो आरएसएस को पनाह देने का मतलब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। मोहन भागवत तो कहते हैं कि ये देश तब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदू होंगे। वो कभी तो कहते हैं यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। अब तो हिंदू राष्ट्र की बात खुलकर कहने लगे हैं। तो इसे क्या देखा जाए? अब तो ये संविधान के खिलाफ ये जो कह रहे थे 2024 में कि अगर मोदी को जो 400 पार का नारा था वो इसलिए था क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। अगर मोहन भागवत की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो जो राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान को बचाना होगा तो इनको हराना होगा, वो बात कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर आ रही है। ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मोदी जी, वो एक ऐसे संगठन का कर रहे हैं जो खतरनाक भी है और मानवता विरोधी भी। और ऐसे संगठन को और उनके बाशिंदे जो हैं उनको जल्द से जल्द इंटरनेशनल कोर्ट के सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस है, बीजेपी के अंदर तो पूरी तरह से आरएसएस है, राष्ट्रवादी की कांग्रेस महाराष्ट्र की उसके अंदर भी आरएसएस है, ममता दीदी की तृणमूल है उसके अंदर भी आरएसएस है, स्टालिन की और साउथ की जो पार्टियां उनके अंदर भी कुछ आरएसएस है कुछ हद तक। यहाँ तक कि केरल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी आरएसएस है और बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी उसमें भी आरएसएस है। तो अब देश का वातावरण 2014 से बदला, देश बीमार कर दिया कि 200 करोड़ का ऑफिस आरएसएस का कोई भी सरसंघ चालक या मोदी जी या शाह जी अपने पेट पे लाद के वो जहाँ जाएंगे हम भी जाएंगे वहाँ ले नहीं जाएंगे। मानवीय सभ्यता को रोकने की कोशिश आरएसएस जैसे बहुत संगठनों ने की, लेकिन ये सभ्यता जो है ना वो समंदर को मिलने वाली नदी की तरह है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरे विश्व में फैला देना है आपको कि एक आतंकी संगठन है और इसे अगर आपने रोका नहीं तो सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व को खतरा है। अब तो संघ अपने आप को हर जगह पर फैला रहा है, तो इसका दूसरे देश क्यों इस वायरस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अनुकरण अच्छी चीजों का किया जाता है, आरएसएस का नहीं। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। कुछ दिन पहले आपने दो तस्वीरें देखी होंगी। 25 दिसंबर को एक तस्वीर थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्रिसमस का दिन था, नरेंद्र मोदी गए थे चर्च में और वहाँ से उन्होंने तस्वीरें साझा की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी साझा की गई क्योंकि कुछ महीने में केरल में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर एक संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री देना चाहते थे। लेकिन उसी दिन दूसरी तस्वीरें भी आईं, देश भर के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई। ये तस्वीरें वैसी थी जो भारत के सर को शर्मसार करती हैं, हमारा सर नीचे कर देती हैं। तस्वीरें थी उन गुंडों की जिन्होंने ईसाई धर्म के लोगों को, क्रिश्चियंस को क्रिसमस मनाने से रोका क्योंकि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। अगर आप इन गुंडों को जाकर पकड़ेंगे और पूछेंगे कि आप किसे नेता मानते हैं तो ये उन्हीं देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अपना नेता मानते हैं जो 25 दिसंबर को चर्च में नजर आए थे। ये दो तस्वीरें एक ही संगठन से कैसे आ सकती हैं? क्या यही वो आरएसएस है जिसे आज तक हमारे देश के लोग नहीं समझ पाए हैं? ये उदाहरण मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था
आपसे इस वीडियो की शुरुआत करने के लिए। और आरएसएस की संगठन जिसे 100 साल हो चुका है, वो कैसे धीरे धीरे आपको कंफ्यूज करते हुए अपने मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, इस देश को किस दिशा में ले जा रही है, आज चर्चा उसी पर करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर सर जुड़े हैं। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में जिस तरह से मैंने ये उदाहरण दिया कि इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं, मारने वाले लोग भी उसी संगठन या उसी विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो ये जो दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, ये किस चीज़ का नतीजा या किस तरीके का संदेश इसे आप देखते हैं, जो शायद मुझे लगता है 1925 से कंफ्यूज करते हुए लोगों को रखना, कभी अपने आप को देशभक्त कहना, कभी ये कहना कि हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से ही नहीं है, किस तरह से देखा जाए ये जो कंफ्यूजन है पिछले 100 साल से जारी है? देखिए, आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एक वायरस होता है। वायरस बैक्टीरिया नहीं होता, उसे मारना इतना आसान भी नहीं होता। उसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। आपने कोविड के टाइम में वायरस का सबसे बेहतरीन अनुभव किया है। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा आसान इलाज है, यानी बच्चों को पहले से बता दो कि यहाँ जाना नहीं है आपको। आरएसएस में लड़कियाँ क्या, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। ये आपने देखा, एक ने तो फांसी लगा ली, दूसरे का तो आपने फोटोग्राफर देखे होंगे, और कई सारे मुझे मालूम है। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पास इतने सारे केसेस आते रहते हैं कि क्या बताऊं। एक्चुअली आरएसएस का लाज रक्षण एक तरह से मैं ज़्यादा कर रहा हूं उनके खुद के लोगों से। लेकिन एक कारवां मैगज़ीन ने, उसमें अमृता जी करके एक अच्छी बहुत बड़ी रिसर्चर और जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसका मैपिंग किया पूरा। तो आरएसएस भारत से बाहर फैली हुई है बहुत ज़्यादा। ऐसा मैप में देश नहीं है जहाँ आरएसएस के अलग अलग नाम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बने हैं। वहाँ से फंड्स आते हैं और वहाँ सेवा के नाम, मंदिरों के नाम, अध्यात्म के नाम, स्पिरिचुअलिटी के नाम, ये सारे नाम इस्तेमाल करके वो अपनी जाली ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। विवेकानंद फाउंडेशन, जहाँ डोवाल से लेके सारे विवेकानंद फाउंडेशन को एक छुपी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाएं, और इस देश में जो अराजकता फैलाई उन्होंने 14 से लेके वो, और देश और दुनिया में भी विवेकानंद फाउंडेशन उसके आगे था। वास्तव में विवेकानंद जी का फिलॉसफी और उनका हिंदुत्व की व्याख्या, परिभाषा और उनका जीवन आरएसएस के विपरीत था। और आपको एक उत्तम उदाहरण देता हूँ। आज क्रिसमस के दिन बेलूर मठ में या विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस की जहाँ जहाँ मठ है, वहाँ भगवान यीशु का प्रार्थना की जाती है। परंपरा और उस ईसाई धर्म की सारी मान्यता जो है उसको नज़र रखे हुए सारी मिठाइयाँ रखी जाती है, बांटी जाती है, और लाइटिंग और सेलिब्रेशन किया जाता है। और बेलूर मठ और जो बाकी बंगाल के मठ है या फिर नागपुर के मठ है, खुद विवेकानंद जी के जीवन काल में जो मठ तैयार हुए और विवेकानंद जी के जीवन पे वो आरएसएस वादियों को खड़ा भी नहीं करते। और न ही अपने जीवन में विवेकानंद ने आरएसएस टाइप जो लोग थे उस टाइम में आरएसएस संगठन नहीं था, आज भी नहीं है, तो उनको कभी खड़ा नहीं किया। उनके खिलाफ मेरे पास 10 उसके खंड है, वॉल्यूम्स है विवेकानंद जी के लेखन के। उसमें विवेकानंद जी ने जो भी लिखा है सारा आरएसएस के खिलाफ है, यानी आरएसएस की जो ओवरऑल थॉट है। सारे विश्व में विवेकानंद जी आरएसएस के खिलाफ नज़र खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने अपना फर्जीवाड़ा पूरा कर दिया। अपनी सिनेमा में जो अभी आया है ना,
बवंडर, वो ऐसे धुरंधर। सिनेमा, अरे वो बवंडर ही है। तो वैसे जो सिनेमा ये वो सारी कला ये सब जो है वो विकृति की तरफ ले जाते हैं और नाम उसको एक महापुरुष का देते हैं। जैसे बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की तस्वीर, आप विदेश से कोई आया तो उसको दे देंगे, पुतिन जी आए तो गांधी जी की समाधि स्थल पे ले जाएंगे, लेकिन गोडसे का आरएसएस से जो रिश्ता था उसको नकार नहीं सकते वो। शमसुल इस्लाम साहब ने किताब लिखी है, उसमें क्लियर कट उन्होंने सबूत के साथ लिखा है कैसे ये रिश्ता था। और हालांकि वो रिश्ता था, उसे आरएसएस ने ना के बराबर दिखाना शुरू कर दिया अपने बचाव के लिए। इससे गोपाल गोडसे बहुत दुखी थे। मैंने खुद गोपाल गोडसे जी की इंटरव्यू किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये कहा था हम आरएसएस से जुड़े थे। और आरएसएस क्या, जेल में उनसे सावरकर भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो उसको बुरा लगता था नथुराम को और गोपाल जी को। आरएसएस किसी की सगी नहीं है, यूटिलिटी पे चलती है। आप बलराज मधोक जो जनसंघ के शुरुआती अध्यक्ष थे, उनके साथ अगर बात करते या उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज अगर बात करनी है आपको तो मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण अडवाणी, किसी से भी बात कर सकते हैं। एकांत में उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस ने उनका शाहजहान कर दिया है। तो आरएसएस और औरंगजेब में बहुत समानता है, बहुत सारी डिफरेंसेस भी है, क्योंकि औरंगजेब ने एक शासनकर्ता के रूप में इस देश का जीडीपी 25% तक ऊपर ले गया था। वो आरएसएस से नहीं हो सका। आरएसएस कोई सृजन नहीं कर सकती। वो लूज एक पैटर्न अपना डेवलप इसलिए किया है क्योंकि वो वायरल पैटर्न है। वो संक्रामक बनाना चाहती है अपने आप को, वायरस, लेकिन वायरस हमेशा विध्वंस की तरफ ले जाता है। देखिए, बैक्टीरिया में एक गुण होता है, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। बैक्टीरिया आपके दही बैक्टीरिया बनाता है, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन वायरस कोई अच्छा नहीं हो सकता। तो आरएसएस को आप वायरस समझिए, और उसकी संक्रामकता जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी संक्रामकता से आकर्षित होने वाले लोग अंततः उसी से मर जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कारवां का जिक्र किया और बताया कि कैसे आरएसएस के तमाम जगहों और पर, हाँ, मैं सेवा की बात कर रहा था, एक सेवा ऑर्गेनाइजेशन, सेवा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो ये दिखावा होता है। जैसे मोदी जी मस्जिद में जाते हैं, कहीं चद्दर चढ़ाते हैं, कहीं मौलवियों को मिलते हैं, 25 दिसंबर को जाके जीसस का वो करते हैं। अरे क्रिश्चियनिटी से मेरा पुराना रिश्ता है, वो तो उनका पठान से पुराना रिश्ता है, मुसलमानों से पुराना रिश्ता है, भूटान से पुराना रिश्ता है, ऑस्ट्रेलिया से पुराना रिश्ता है, जहाँ जहाँ उनका दोस्त काम करता है वहाँ उनका पुराना रिश्ता है और नया भी है। तो वो सब आप वर्बेटिम मत लीजिए, यानी एक्चुअल अर्थ उसका ये नहीं है कि उनका क्रिश्चियनिटी के प्रति कोई उनको खुद के सिवाय और जो आरएसएस की करतूतें हैं उसके सिवाय किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप यूटिलिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके परिणाम भी होते हैं, जैसे कि जॉर्डन में गए तो जॉर्डन के राजा खुद उनको रिसीव करने नहीं आए थे, क्योंकि अरब वर्ल्ड में ये अब मालूम है कि ये इज़राइल के लिए काम करते हैं। आपको बीच में मालूम होगा कि कटार में हमारे नौसेना के 10 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा हुई थी। उनको हमने राजनयिक रूप से वो कुछ करके छुड़ा के लेके आए हैं। और भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। या फिर ईरान और इज़राइल वॉर में ईरान हमारा बहुत करीबी दोस्त रहा है इतिहास से, फिर भी हमने ईरान से वो दोस्ती निभाई नहीं। ऐसे कुछ उदाहरण ईरान को दिखे। ईरान ने हालांकि उसे नज़रअंदाज कर दिया, कम से कम दिखाया ऐसा कि उन्होंने नज़रअंदाज किया नहीं, लेकिन कई जगह पर उन्हें पता चला कि हिंदुस्तानी लोग जो हमारे अपने हैं, ऐसा लगा,
वो इजराइल के लिए काम करते हैं। तो ये आरएसएस के लोग थे, ये हिंदुस्तानी लोग नहीं थे। देखिए, हिंदुस्तान जो 67% आरएसएस को वोट नहीं करता वो हिंदुस्तान है, बचा हुआ हिंदुस्तान आरएसएस है। अब आरएसएस अपनी संक्रामकता बढ़ाना चाहता है। यहाँ के लोग जो जानते हैं उनको नहीं संक्रामकता बढ़ाने देते, तो विदेश में फैल के बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब विदेश के सारे जो देश हैं, जो ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम हो, उनको समझना चाहिए कि यहाँ के ईसाई हो, यहाँ के मुसलमान हो, उनके जीवन के लिए, यहाँ के लिबरल हो, यहाँ के दलित हो, बुद्धिस्ट हो, उनके जीवन के लिए आरएसएस एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। तो आरएसएस को पनाह देने का मतलब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये जितना जल्दी अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी समझे, उतना जल्दी इस आरएसएस रूपी कोविड का इलाज हो जाएगा। लेकिन आप किस बेसिस पे उन पर, अगर आपको कुछ कहना है, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर कल जाकर कुछ भी चीज़ होता है तो वो तो तुरंत हाथ उठा लेते हैं। वो एक तरफ हम सुनते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, इसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ, दूसरी तरफ आरएसएस कहती है हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर कुछ होता है, अरे आरएसएस के लोग हर जगह पे हैं। तो ये जो एक इमेज इन्होंने बनाई हुई है कि ये हर जगह पर भी हैं, ये कहीं पर भी नहीं है, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन ये सब जगह पर ये नेता बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं, तो इनको आप कैसे अकाउंटेबल कराएंगे? 200 करोड़ की प्रॉपर्टी या 200 करोड़ का एक हेडक्वार्टर्स इन्होंने दिल्ली में बना लिया गुरु दक्षिणा से, और दक्षिणा के जरिए प्रधानमंत्री उसे दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ कहते हैं। और ये कौन सी एनजीओ है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव में जाकर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी काम करते हैं? तो कोई इनको अकाउंटेबल बनाएगा कैसे? कुरुलकर उनको अकाउंटेबल बनाता है। और 8 लोग जो पकड़े गए हैं अभी अभी, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पक्ष में होने के बावजूद उनको ये नकार नहीं सके कि 8 लोग आरएसएस से संबंध रखने वाले पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो उनको जासूसी करने में, देशद्रोह करने में ब्रिटिशों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खत लिखे हैं कि 42 का जो गांधी जी का चले जाओ आंदोलन है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है और उसमें जनसंघ उनको कैसे मदद करेगा। तो उनको देशद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, तिरंगा और इस देश की जनता, इससे नफरत है। उनको पुरोहित शाही लानी है। और जो आरएसएस के पुरोहित कहे ना खाता ना वही, जो आरएसएस के पुरोहित कहें, जैसे भागवत कहे वही सही। ये एक संस्था, उनको आंसरेबल नहीं बनना है, उनको राज करना है। देखिए, सरकार आंसरेबल होती है जनता की, ये इनकी सरकार नहीं है, ये माफिया है। क्योंकि ये आंसरेबल नहीं है, ये यूनिलैटरली आपको आदेश देती है कल से नोट बंद, तो बंद। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मोदी जी, वो एक ऐसे संगठन का कर रहे हैं जो खतरनाक भी है और मानवता विरोधी भी है। और ऐसे संगठन को और उनके बाशिंदे जो हैं, उनको जल्द से जल्द इंटरनेशनल कोर्ट के सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। और इसके लिए हिंदुस्तान की ये उपज है, इसलिए हिंदुस्तानियों को, अगर हिंदू नाम का अगर कोई चीज़ है या भारत नाम की कोई चीज़ है, उस नाम को बर्बाद ना ही करना है आपको, उसको अक्षुण्ण रखना है। उसकी जो परंपरा है गांधी जी के जैसे, देखिए गोडसे आरएसएस में जाता था, लेकिन पुतिन आने के बाद गांधी जी की समाधि पर उनको लेके जाते हैं। क्यों नहीं भाई, आपके अपने गोडसे के ले जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? गांधी तो वैश्य थे, गोडसे तो ब्राह्मण था, क्यों नहीं ले जाते? तो ये इनका दोहरापन है, ये इनका जहर फैलाने का तरीका है। यानी आपको शोरूम से जो दिखेगा, आप अंदर जाएंगे, यानी आप देखिए ना, आप गाड़ी बुक करते हैं एक ऑनलाइन साइट पे, और आपको गाड़ी के फीचर्स सब लिखे रहते हैं,
और वो गाड़ी आपको जब पैसे पूरे भरते हैं आप, गाड़ी आती है तो मिनिएचर आती है, इतनी सी गाड़ी इतने से बक्से में आती है। तो आप सोचते हो कि यार तो ये तो ठगी है। तो आप पूछेंगे तो बोलेंगे हमने कब बोला था हमने ठगी नहीं करनी है, हमने तो कहा था हम ठग है। तो ये है आरएसएस। तो इससे आपको हमेशा निरंतर सावधान रहना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस है, बीजेपी के अंदर तो पूरी तरह से आरएसएस है, राष्ट्रवादी की कांग्रेस महाराष्ट्र की उसके अंदर भी आरएसएस है, ममता दीदी की तृणमूल है उसके अंदर भी आरएसएस है, स्टालिन की और साउथ की जो पार्टियां उनके अंदर भी कुछ आरएसएस है कुछ हद तक। यहाँ तक कि केरल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी आरएसएस है, और बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी उसमें भी आरएसएस है। देखो वायरस है ना, उसका अपना अस्तित्व कभी वो मानता नहीं, वो दूसरे के अस्तित्व में अपना प्रवेश कर लेता है। इसलिए उनको अम्बेडकर भी प्रातस्मरणीय है, बुद्ध भी प्रातस्मरणीय है, बुद्ध तो अवतार भी है लेकिन उससे नफरत भी है। सरदार पटेल की मूर्ति बना देते हैं और सरदार पटेल उन पे बैन करते हैं। तो ये वायरस को आप समझ लीजिए, ये आप एग्जिस्टेंस उसको अस्तित्व में ना ढूंढिए। अस्तित्व में जो परोपजीवी एक वायरस है, तो विषाणु जिसको कहते हैं, जीवाणु नहीं, वो आरएसएस है। तो आपको मुश्किल, आपको क्या करेगा, आपको लगेगा साला कांग्रेस वाले भी ठीक नहीं है, उसमें भी साला ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग होंगे ही, हर चीज़ में, आपकी सोसाइटी में भी होंगे, आपकी फैमिली में भी होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे, आपके दोस्तों में भी होंगे। मौका मिलते और वातावरण आपको थोड़ा गर्म और थोड़ा मौसम बदलेगा तब आपको अचानक बीमार करेंगे वो। तो अब देश का वातावरण 2014 से बदला, देश बीमार कर दिया इन्होंने। इसी को आगे बढ़ा वेट कर रहे थे। ये जो वेट करने की आपने बात की, अब इंक्यूबेशन पीरियड होता है उनका, 4-5 दिन 2014 तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड था। फिर अब फैल गए वो दुगने तिगने, वो जैसे कोविड का वायरस होता था फैलते हैं। फिर आपको वेंटिलेटर पे रखा है देश को अभी। अब देश बचेगा या नहीं बचेगा आपको नहीं मालूम। आप इंजेक्शन पे इंजेक्शन, जो मैंने स्टेरॉयड लिए वैसे दिए जा रहे हैं, स्टेरॉयड से बच नहीं रहा है। राहुल इधर उधर दौड़ रहे हैं, डॉक्टर राहुल गांधी, तो उनको पता नहीं चल रहा है आरएसएस का इलाज कैसे करे। तो पेशेंट भी मरना नहीं चाहिए, यानी देश और आरएसएस को भी मारना है। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई है राहुल गांधी के लिए या किसी के लिए भी, क्योंकि एक विषाणु है, रहता है वो देह के अंदर, और देह है वो देश है। देशभक्त नहीं है वो, लेकिन आपको देश के अंदर रह के देशभक्ति की घोषणा सुनाई दे रही है, लेकिन वो वायरस दे रहा है, देश नहीं दे रहा है। सही बात है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। लेकिन इसमें अब सवाल यह है कि क्या ये हमारे इस देश की पहचान को बदल रहे हैं? 2 बयान हैं जिस पर मैं आपका देखिए, आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी पहचान बदलती है। आप वो नहीं रहते जो चलते फिरते स्वस्थ आदमी होते हैं। वैसे ही देश की पहचान अभी बदली है। मोहन भागवत तो कहते हैं कि ये देश तब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदू होंगे। वो कभी तो कहते हैं यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। अब तो हिंदू राष्ट्र की बात खुलकर कहने लगे हैं। तो इसे क्या देखा जाए? अब तो ये संविधान के खिलाफ ये जो कह रहे थे 2024 में कि अगर मोदी को जो 400 पार का नारा था वो इसलिए था क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। अगर मोहन भागवत की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो जो राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान को बचाना होगा तो इनको हराना होगा, वो बात कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर आ रही है। देखिए, आपको एक वायरस की थियोरी आगे बढ़ाते हैं हम। जब वायरस इंक्यूबेशन पीरियड से जब बाहर आके लक्षण दिखाने लगता है तब आपको बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। वो लक्षण मोहन भागवत है, भैयाजी जोशी है, दत्ता हौसबोले है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अजीत डोवाल है, ये लक्षण है। आपको लगता है ये भयंकर शत्रु है, देश को ये खत्म कर देंगे मिलके, तो ये लक्षण है, समझिए। आरएसएस वायरस है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होके उनको अनुकूल समय मिल गया तो आपके देह को यानी देश को वो अब लक्षण दिखाने लगे। तो बेतुके बयान जो भागवत के आ रहे हैं वो लक्षण है, वो बुखार है।
तो बुखार का एक अलग इलाज होता है, वो करते रहिए, लेकिन आपको पहले लक्षणों पे इलाज करते वक्त याद रखना चाहिए कि आपको बीमारी को पहले ठीक करना है और उसकी संक्रामकता को ख़त्म करना है। यानी विश्व में जो फैली हुई है, पूरे विश्व में फैला देना है आपको कि ये एक आतंकी संगठन है और इसे अगर आपने रोका नहीं तो सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को खतरा है। लेकिन इसे कैसे खत्म किया जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री खुद इसको सबसे बड़ा एनजीओ कहते हैं? हालांकि जो आपने कही वो बात भी सही है। देश का प्रधानमंत्री जनता का सेवक होता है। देश का प्रधानमंत्री विश्व का निर्माता नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री बचाने की एक लिमिटेशन है। जैसे कि अनुकूल वातावरण निर्माण हो गया है, वैसे प्रतिकूल वातावरण भी निर्माण हो जाएगा, तब जाके आप पूरी तरह से इससे मुक्त होना चाहिए। इसको पैथोलॉजिकली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पैथोलॉजिकली आपने जिंदा रखा, जो कांग्रेस ने किया हमेशा, तो आपको फिर से उनको अनुकूल समय आएगा, आपको फिर देश यही बीमार हो जाएगा। सही बात है। यानी और बार बार ये बीमारी देश झेल नहीं सकता, एक दिन देश मर जाएगा। यानी जब समय था या जब कांग्रेस सत्ता में थी, अगर तब उन्होंने इसकी गंभीरता समझी होती, 3 बार जो इतिहास में बैन हुआ है। कांग्रेस वो डॉक्टर है जिसका डायग्नोसिस सबसे गलत निकलता है। वो समझ ही नहीं पाए कि इसका पैथोलॉजिकल बेस क्या है। ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये कहाँ ज़्यादा खुश रहता है, कहाँ नहीं रहता है, वो मेरे अंदर भी है या आपके अंदर भी है। ये सब कांग्रेस का काम नहीं था। कांग्रेस इसमें मगन थी कि अनुकूल समय है तो कांग्रेस के नेता भले अपने अंदर वायरस है, कोई बात नहीं, आज का दिन आए, मज़ा कर लो, ऐश कर लो, इसमें लगे रहे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, देश के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और पनपने दिया, तो टाइम आया तो बीमार हो गया। आपने जिस तरह से शुरुआत से अब तक आरएसएस की तुलना एक वायरस से की है, इसी को आगे बढ़ाएं अगर मैं और आपके ही स्टाइल में सवाल पूछूं, ये जो संक्रमण हमारे देश में बढ़ा है कि ख़ास तौर पर हमने देखा है कि SC ST OBC के लोग आरएसएस से जुड़ रहे हैं, वो लोग आरएसएस से जुड़ रहे हैं जो वो आरएसएस जहाँ पर ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, जिन्होंने इनकी दिन रात एक तरीके से इनको ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन सर, जब आप ये सुनते हैं और जब कार्रवाई की आपने बात भी की, उस रिपोर्ट की, विदेश में पढ़ने लिखने वाले लोग विदेश में रह रहे हैं, शायद कोई ईसाई धर्म वाले देश में रह रहा होगा, कोई मिडल ईस्ट में मुस्लिम धर्म वाले देश में रह रहा होगा, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर खाते पीते हैं, वहाँ पर कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहकर इतना पढ़ाई लिखाई देखकर दुनिया में किस तरह से अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है, ये देखते हुए भी अगर लोग आरएसएस की तरफ दुनिया भर में अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ से अलग अलग देश में गए हैं, उसे किस तरह से देखा जाए? वो तो वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिर भी उनका अट्रैक्शन का रीज़न क्या है? मूर्खता और विषाणु प्रदेश की मोनोपोली नहीं है, और शिक्षा आपकी ज़्यादा होने से आप इससे बच जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लोग जो इसके बलि चढ़े हुए हैं, यानी इसके वाहक बने हुए हैं, तो आप कैरियर होते हैं। जैसे कि HIV का कैरियर, HIV का भी वायरस होता है, वो कैरियर होता है, जरूरी नहीं उसको एड्स हो, लेकिन वो कैरियर है। उसे कम्युनिस्ट फेलो ट्रैवलर कहते थे। तो वो फेलो ट्रैवलर्स जो हैं, जो लोगों में प्रसार करते हैं आरएसएस का विदेश में जाकर, या आरएसएस को पैसे भेजते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अभी तक उनको एड्स हुआ नहीं, यानी पूरे बीमार हुए नहीं, उनको वो वायरस जागृत नहीं हुआ है। हम अभी बीमार हो गए हैं, तो हम जागृत हो गए हैं और हम हाथ पैर हिला रहे हैं बचाओ बचाओ करके। उनका भी वक्त आएगा तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन तब हमारे जैसे ही टाइम निकल जाएगा। कांग्रेस अब कितनी बार पश्चाताप करती होगी कि 2004 से 2013 तक हमने अपने स्वास्थ्य के प्रति, देश के स्वास्थ्य के प्रति आरएसएस की जो वायरस है उसके प्रति ध्यान नहीं दिया, तो वैसे ही उनका होगा। लेकिन आप ये मानिए कि आप ये क्यों समझते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा है, आप देख रहे हैं ना, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके एक्सट्रीम राइट विंग साथी जो हैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग हैं, और मुझे लगता है जियोनिस्ट लोगों में बहुत सारे अतिकुशल और बहुत सारे मेधावी लोग हैं जिनका मैं आदर करता हूँ।
लेकिन गाज़ा को गाज़ा बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और उन्हें ऐसा भी नहीं लगा कि बच्चे, छोटे बच्चे, जो औरतें जिन पे रेप किए गए, जिनको उजाड़ दिया गया, जिनके घर नष्ट कर दिए गए, इसका मानवीय सभ्यता, शिक्षा और हमारे सुपीरियर होने से कोई ताल्लुक है। उनको लगा नहीं ऐसा हमको करना है। तो ये एक रोगी मानसिकता है। तो मूर्खता और ये विषाणु की फैलना, ये किसी एक व्यक्ति या एक शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति का मोनोपोली नहीं होती। किसी से भी, ये किसी को भी हो सकता है। आप हमेशा ये, फिर एक बार वायरस की बात करता हूँ। एड्स जब आया, HIV आया, तो कई अच्छे घर के लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को लगता था कि ये मुझे नहीं होगा। जैसे पुराने ज़माने में सिफिलिस का हुआ था, लोगों को लगता नहीं 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 नहीं, ये तो गंदे लोगों का काम है, मुझे नहीं होगा। हुआ तो सबको। वैसे ही हम सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, इसका मतलब RSS का नहीं होगा। ज़रूरी नहीं हो। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये गोरा चिट्टा अच्छा खासा दिख रहा है और पढ़ा लिखा इंग्लिश में बात कर रहा है, ज़्यादा संभावना है कि ये RSS से पीड़ित हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही बात अभी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सर, इसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर भी जाते हैं, अगर सोचिए आप मान लीजिए किसी देश में भी आप घूमने जा रहे हैं, तो उसके इतिहास को आप देखते हैं, तो जो लोग RSS की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्होंने भी तो देखा होगा कि इस संघ का फाउंडेशन क्या है। वो लोग जो मुसोलिनी से इंस्पायर हो रहे थे, जो चाह रहे थे कि जैसे वहाँ पर डिक्टेटरशिप आया है, इसलिए वैसा कपड़ा रखकर वैसे बात करेंगे, एक धर्म को ही लेकर जाएंगे, धर्म के नाम पर देश को चलाएंगे। देश में भले ही लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, अंग्रेज़ों के लिए काम करेंगे। मुंजे इनके जाकर वहाँ पर सब कुछ देख कर आए थे, उसे यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करना। और फिर इस सब के बाद अब अचानक से कहना कि हमने 1925 में इसलिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था क्योंकि हम तो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहे थे तो क्या अंग्रेज़ों के सामने ही हम अपने आप को रजिस्टर करते? इतना विरोधाभास भाषण देना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ देना, और इस पर भी किसी का सवाल नहीं उठाना, और लोग आग बंद करके, प्रधानमंत्री ने कहा सबसे बड़ा NGO है, कोई अपने बच्चे को टोपी पहनाकर फोटो खींच रहा है, कोई लाठी डंडे के साथ फोटो खींच रहा है। अब अचानक से पुणे के तो गार्डन में मैं अभी बीच में गया था तो शाखाएं नज़र आने लग गई। इस बार मैंने दिवाली से पहले पहली बार ऐसा RSS के लोगों को मोर्चा निकालते हुए देखा। तो ये फाउंडेशन की तरफ नज़र ना रखते हुए अचानक से इतने विरोधाभास में लोग कैसे रह लेते हैं? कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। मैंने बीच में आपके प्रोग्राम में कहा था कि 14वीं लुई की कहानी कही थी ना, उसे पिस्टुला हुआ था जी। तो फिर एक बार कहता हूँ, लुई द 14th जो था फ्रांस का सम्राट, वो एक बहुत पावरफुल शासक था। समकालीन शिवाजी महाराज का था वो, समझ लीजिए। उसे एक बार घोड़े पे सवारी करते वक्त उसके कुल्हे के हाड़ के पीछे, हड्डी के पीछे जख्म हो गई। उसने उसको समझा नहीं कि उस वक्त एंटीबायोटिक वगैरह था नहीं, लेकिन वो बहुत नासुर बन गई बाद में। और बाद में आज उसको, जिसको पिस्टुला करके जानते हैं, वो पिस्टुला हो गया। उससे पस आने लग गया, मवाद होने से बदबू फैलने लगी, और उसके चलने में बहुत बुरी तरह से व्यंग आ गया। वो ऐसे चलने लगा। फिर कपड़े भी वो अंदर बहुत सारे कपड़े डालता ताकि वो मवाद और खून का जो बदबू है वो दरबार में ना फैले। ऊपर से परफ्यूम डालता था। अब सम्राट ऐसा करता है, इसलिए सारे दरबारी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए बिना पिस्टुला हुए ऐसे करने लगे। और ये फैक्ट है, उस टाइम की फ्रेंच जो ज़मींदार, उमराव, सरदार, दरबारी जो लोग थे, उनके ड्रेसेस, उनके चलने का ढंग, उनकी परफ्यूम की यूज़, जगह परफ्यूम की यूज़ की, ये सारी चीज़ों में जो बदलाव आया वो सिर्फ लुई द 14 के पिस्टुला की वजह से आया। अब पिस्टुला कोई स्वास्थ्यकारक चीज़ तो थी नहीं, वो तो एक भयंकर बीमारी थी जिससे वो पीड़ित था और दर्द से
मर रहा था वो। उसका अंत अलग तरीके से हुआ, यानी लुई का नहीं अंत हुआ, पिस्टुला का। उसके खानसामा में एक गोश्त काटने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि सम्राट को मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि गोश्त की छोटी छोटी चीज़ें अलग करने का उसको बहुत अनुभव था और छुरियाँ भी उसके पास तेज थी। भरे दरबार में सारे दरबारियों के सामने उसने वो मवाद भरा जो पूरा मटर था वो उसने काट के एकदम तेज से गर्म करके काट के निकाला। और उसके बाद धीरे धीरे लकीली विदाउट एंटीबायोटिक तो 1952 में आया, उस वक्त कहाँ का, वो जो उस वक्त जो लेप वेप लगाते होंगे वो लगा के लुई ठीक हो गया। तो वो जो ऑपरेशन था, यानी अब ऑपरेशन ही कहना चाहिए उसको, वो अब एक्सीडेंटल किया गया ऑपरेशन पिस्टुला का पहला ऑपरेशन माना जाता है। और आज भी पिस्टुला का जो ऑपरेशन किया जाता है वो उसी ऑपरेशन का एवोल्यूशन है। अब ये वो कहानी हो गई। मेन बात आरएसएस के अनुकरण और जहाँ वहाँ शाखा लगने की है। अब लुई द 14 जो है उसको पिस्टुला हुआ है, और पुणे में जो आपने देखा वो लोग अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्यकारी चीज़ है ही नहीं। ये उनको नहीं मालूम, उनको इतना ही मालूम है कि लुई को हुआ है। तो ये सब इंसान धरती के किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी जगह पर ऐसे ही करता है। तो ये एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पूरी विषाणु से भरी मवाद और गंदी चीज़ सिर्फ लुई द 14 कर रहा है, इसलिए बाकी सब कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, जंगल में कर रहे हैं, ज़मीन पे कर रहे हैं, जल पे कर रहे हैं, बागीचे में कर रहे हैं, कोथरूड में कर रहे हैं, सारसबाग में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो आप इसमें वो मत मानिए, जब लुई ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, अगर 200 करोड़ रुपए के 5 स्टार होटल की तरह 3-3 टावर दिल्ली में बना ले और कोई सवाल नहीं पूछे, उसको भव्य तरीके से उसकी शुरुआत की जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे वो अपना नहीं मानते, चाहे वो बजरंग दल हो या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होने लगे और उसके बावजूद अगर सवाल नहीं पूछा जाए तो अभी कल फाल्कन राइजिंग नाम की उन्होंने गुप्त संस्था वीडियो आया है, उन्होंने एक गरिला वॉर डिक्लेयर किया है मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ। उसकी पूरी मीटिंग ट्विटर पे है, अपने एक्स पे है, आप देख सकते हैं। उसमें मुसलमानों को कैसे मारना है, ईसाइयों को कैसे मारना, वो सब उसने डिस्कस किया है। उसमें उनके नामचीन सारे यंग ब्लड है। अब यही आप कह रहे हैं, यही एक बीमारी है। तो अब गुरिल्ला वार अगर ऐसा कुछ होता है तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा और देश टूट जाएगा, ये अखंड भारत कुछ नहीं होगा। रही बात 200 करोड़ के ऑफिस की, जिस हस्तिनापुर के लेके महाभारत हुआ और जिस हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन ने कहा कि सुई की अग्र पर भी जितनी ज़मीन होती है उतनी भी 5 पांडवों को मैं नहीं दूंगा, वो हस्तिनापुर पे इतना खून बहा कि पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। फिर कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट हो गया। सब कुछ होने के बावजूद आज भी हस्तिनापुर वही है, दिल्ली के नाम से। तो बात यह है कि 200 करोड़ का ऑफिस आरएसएस का कोई भी सरसंघ चालक या मोदी जी या शाह जी अपने पेट पे लाद के वो जहाँ जाएंगे, हम भी जाएंगे वहाँ, ले नहीं जाएंगे। आज वो उनका हो गया है। कुछ दिन बाद वहाँ आइसक्रीम शॉप भी खुल सकता है और कुछ साल बाद वहाँ पर एक अच्छा खासा मॉल बनेगा जहाँ थिएटर होंगे और आपके बच्चे फिल्में देखने जाएंगे। लेकिन इस वायरस का इलाज क्या है? इसका कोई एंटीबायोटिक है? इलाज ये है कि इसकी संक्रामकता को दबा डालना। अभी क्या हो रहा है, हमारा विपक्ष जो है ताली बजा रहा है लोगों को जागृत करने में। लोग जागृत है, लोगों को मालूम है, क्योंकि जब संक्रामक बीमारी फैलती है, चाहे प्लेग हो, चाहे HIV हो, चाहे कोविड हो,
तो लोगों को मालूम पड़ता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, थाली ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, डवंडी पीटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी संक्रामकता को लगाम डालो। उसकी संख्या दुगनी से चौगुनी बढ़ने के लिए आप कम कर दो। उसके लिए आप प्रोपागेंडा मशीनरी इस्तेमाल करो। आप लोगों में जागरूकता पैदा करो कि जैसे कि आपको फिर एक बार वही उदाहरण देता हूँ। 80 के दशक में मैं छोटा था और दुर्भाग्य से हम जब जवान होने से पहले ही HIV का आगमन हुआ था तो सारी युवा पीढ़ी डर गई थी। अब बोलने में थोड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो उसको मैंने देखा है कि सरकारों ने, देश ने, यूनाइटेड जागतिक आरोग्य संगठन जो है उसने कैसे रोका, लोगों में जागरूकता पैदा की। सुई के माध्यम से, असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से, गेज में यानी समलैंगिक संभोग से असुरक्षित, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये फैलता है, ये महामारी फैलती है। तो इस पे इसका डर पैदा हुआ। और दूसरी तरफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग भी पैदा हुआ। धीरे धीरे उसका बचाव एक लिमिट तक हो गया। अब उसके ऊपर अब तो वैक्सीन भी आने जा रही है या दवा भी आने जा रही है। तो जैसे कोविड का हुआ, कोविड कैसे फैलता है, फिर मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो बचाने के लिए, फैलने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसका प्रोपागेंडा पहले करते हैं, फिर ड्रग की निर्मित, फिर उपाय, और आखिरी है ऑपरेशन। ये सब करना पड़ेगा RSS का, और वो होगा। मानवीय सभ्यता को रोकने की कोशिश RSS जैसे बहुत संगठनों ने की, लेकिन ये सभ्यता जो है ना, वो समुंदर को मिलने वाली नदी की तरह है। उसे कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने की कोशिश करता है उसे गिरा कर वो आगे बढ़ जाती है। तो वो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है हम देखें नहीं देखें, लेकिन इनका पतन निश्चित है। और इनका पतन जो होगा उसका सेलिब्रेशन इतना बड़ा होगा जितना इन्होंने क्रिसमस का सेलिब्रेशन रोकने की कोशिश की, उसके 1000 गुना ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन इनके पतन का होगा। और आप अपने आंखों से देखेंगे। लेकिन एक तरफ तो हम ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुआ उसमें यह है कि अब तो हम देखते हैं कि कई सारे जजेस, कई सारे इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े पद पर लोग, ये सभी लोग अपना कनेक्शन उसी से बताते हैं। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वही वाली बात सेम। हाँ, मैं समझ गया वो बात। लुई साहब के मैं करीबी हूँ, क्योंकि मुझे जी पिस्टुला टाइप्स हो गया है। हाँ, मैं समझ गया वो बाकी बात। कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार लुई ठीक हो गए तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर हुआ ये कि जब, मतलब मैं कई लोगों से बात करता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को इंस्टीट्यूशंस में डालना शुरू किया, और वो लोग धीरे धीरे इतना बड़ा बन गए कि 14 के बाद यहाँ पे वायरस हमेशा दुगना चौगुना ही होता है। इसमें दुनिया में आप कोई भी किताब निकाल के देखिए, वायरोलॉजी की एक किताब है मेरे पास, मैं देता हूँ, उसके सारे लक्षण और संघ के सारे लक्षण सेम है। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अब मजाक बन गया है तो मैं क्या करूँ। कई बार इतनी गंभीर हो जाती है चीज़ कि वो मजाक बन जाती है। ट्रेजेडी में कॉमेडी हो जाती है। ये वैसे ही है। अब तो संघ अपने आप को हर जगह पर फैला रहा है, तो इसका दूसरे देश क्यों इस वायरस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? चाहे वो लंदन हो, हम इंग्लैंड में देखते हैं, हम US में देखते हैं, वही लोग होते हैं जो फिर आते हैं, नरेंद्र मोदी को लिविंग गॉड कहते हैं हमने मोदी को देखा नहीं, उनका दर्शन हुआ, रोने लग जाते हैं। तो ये विदेशों में भी तो ये वायरस धीरे धीरे ही सही, लेकिन फैलता हुआ नजर आ रहा है। 1991 के बाद, सोवियत के पतन के बाद ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, क्योंकि हम एक दूसरे का मार्केट शेयर करते हैं। और आप देखिए, किसी भी वायरस का संक्रमण दुनिया में, प्लेग भी, ब्लैक डेथ कहते थे उसको, व्यापार की वजह से हुआ। व्यापारी लोग फैलाते थे।
तो दुनिया में आरएसएस का जो फैलना है वो क्रोनीज की वजह से हो रहा है। उनको अनुकूल है या प्रतिकूल वो नहीं जानते, वो वाहक बन चुके हैं। दुनिया में जो जा रहा है पैसे का जो मैटर बन रहा है, जो कैपिटलिज्म की जो नसें हैं, धमनियां हैं, उसके थ्रू दुनिया में घूम रहा है। और जब ऐसी चीज़ें आती है तो आप रोक नहीं सकते। देखो, सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, फिर प्लेग हो, या कई बीमारियां आई तो बंदरगाह से आई, क्योंकि वो व्यापार से आई। और ग्लोबल जो विलेज हम हैं, तो मार्केट्स जो हैं वो एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ भी आदान प्रदान करते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल वायरस भी आदान प्रदान होता है, और इसीलिए ये फैल रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों के समझ में आएगा कि ये बाधा बनेंगे मार्केट के लिए, अंततः ये सृजन नहीं कर सकते, ये सिर्फ विध्वंस कर सकते जो आप दिखा कल सबको, दुनिया को, तब इनका बंदोबस्त किया जाएगा। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। तो आपको लगता है कि वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो तैयार हो रहा है और लोग पहले जल्दी दवा दी वैक्सीनेटेड जाएगी, होंगे? पहले दवा दी जाएगी, बाद में वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन आगे वाली पीढ़ी को देंगे, पहले दवा से अभी की वायरस को कंट्रोल मारा किया जाएगा। जाएगा। हाँ, लेकिन उसका कौन कर रहा है? वो वही है जो आपने कहा डॉक्टर राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के नहीं, ही। ये डॉक्टर राहुल गांधी वाली बात तो मजाक में लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका आप और हम जो बात कर रहे हैं आज, वो भी हम इलाज ही कर रहे हैं। ये जो बात सुनेंगे वो भी एक इलाज ही है। शर्म आएगी उनको जो 14वें लुई को पिस्टुला का अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण अच्छी चीज़ों का किया जाता है, आरएसएस का नहीं। ये उनको समझ में आया तो बाहरी पहराव में उनके बदल नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सुबह उठ के वो सफ़ेद और चड्डी पहनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, कुछ लगेगा कि इन्फीरियर है साला, ये तो हम गलत जगह जा रहे हैं। तो ये भी इलाज ही है, समझ लीजिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऐसा ना हो जाए कि इलाज आते आते इतनी देर हो जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या फिर हमेशा के लिए ये क्रिसमस से पहले तोड़फोड़ की बात है, या मस्जिदों के ऊपर भगवा लगाने की बात है, ये सारी चीज़ें इतनी फैल जाए कि उसके बाद वैक्सीनेशन आए और वैक्सीनेशन आने तक देश बर्बाद हो जाए और हम सभी जो हैं ज़ॉम्बी बन जाए। ये तो ना हो सके। देखिए, आप टाइम स्पैन को अपनी आयु से जोड़ रहे हैं। आप इतिहास की किताब पढ़े ना, तो पहला जो पाठ रहता था इतिहास में वो हुण और शक वाला रहता था। फिर शिवाजी महाराज आते आते धीरे धीरे अंग्रेज़ों का क्लाइव आता था, फिर आज़ादी मिलती थी और 15 अगस्त 1947, फिर आज़ादी के बाद नेहरू गिरा, और फिर 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग कर दिया इंदिरा जी ने। यहाँ तक इतिहास की किताब पूरी हो जाती थी। वो इतिहास की किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो आपकी आयु और समकालीन दिख रहा है। वो इतिहास की किताब है, वो पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि आपकी एक आयु में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं होता। वो एक इतिहास अपने आप चलता रहता है, कारवां जैसे। अब आपने पिछले पन्ने में पढ़ते हैं कि लॉर्ड क्लाइव आया, 2 पन्ने गए कि गांधी जी आए, और 3 पन्ने में गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। तो उसमें 4, 5, 10 पीढ़ियाँ जाती है। सही बात है। तो आप सोचने का ढंग जो है, इनका बंदोबस्त, उनका बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें वो पीढ़ियों पर और एक अरसा जाएगा। ऐसा सोचिए, इतिहास की किताब और अपनी ज़िंदगी, इसमें जो प्रपोर्शन है आयु की, वो प्रपोर्शन आप समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कालबद्धता नहीं है उसमें, और समकालीन चीज़ मैं बताता नहीं हूँ। हो सकता है वो समकालीन हो। लेनिन हमेशा कहते थे कि क्रांति तय करके नहीं होती, और जब क्रांति होती है तब वहाँ जो होते हैं वो खुद तय नहीं किए होते कि मैं क्रांतिकारी, विजयी क्रांतिकारी बनूंगा। वो बने थे खुद। तो उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि ये मत समझिए कि हम कामयाब होंगे,
हम एक प्रक्रिया को गति दे रहे हैं, वो प्रक्रिया आगे जाकर कामयाब हो जाएगी, इतना निश्चित है। ज़रूरी नहीं हमारे जीवन काल में हो, तो लेनिन के जीवन काल में हो गई तो लोगों को लगा कि लेनिन ने ही क्रांति की। लेनिन बार बार ये कहते थे कि क्रांति मैंने नहीं की, ये हम नहीं तय कर सकते कि क्रांति, वरना उनसे तो मेधावी मार्क्स ही थे, वही करते क्रांति। वो ऐसा है तो नहीं है। इसको प्रपोर्शन में देखिए। आप एक इतिहास की किताब लीजिए, पाठ्य पुस्तक, और अपनी जीवन काल को लीजिए, उसका प्रपोर्शन देखिए। उस प्रपोर्शन में मैं बोल रहा हूँ सच है। बिल्कुल। दर्शकों को तो पता ही है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राजू सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो कई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ऐसे में एक वायरस किस तरह से फैलता है और उसका किस तरह से इलाज होता है, आज उस पर उन्होंने न केवल चर्चा की बल्कि बैक्टीरिया और वायरस में किस तरह का अंतर है। भारत के लोगों को 14 लुई के पिस्टुला को हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना चाहिए। ये भी बात बताया कि जो चीज़ आप कर रहे हैं क्योंकि कोई और कर रहा है वो चीज़ अच्छी है, ये बात ज़रूरी नहीं है। और वो लुई है और सम्राट है, इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि राजा कर रहा है तो सही कर रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायरस, बैक्टीरिया, उसका संक्रमण और वैक्सीनेशन के ज़रिए, आज हमने साइंस के ज़रिए जो आपको सोशियोलॉजी का चैप्टर प्रोफेसर राजू परुलेकर सर ने पढ़ा दिया है, उससे आपको समझ में आएगा कि ये इतिहास कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये जो वायरस है ये खतरनाक वायरस है। ये वायरस जब तक फैलता जाएगा वो आपको ज़ॉम्बी भी बना जाएगा, आपको बीमार भी कर देगा, और पूरी तरह से बीमार होने के बाद अगर आप डॉक्टर को ढूंढेंगे तो मौत निश्चित है। इसलिए पहले ही इलाज के बारे में सोचने की ज़रूरत है। राजू परुलेकर सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जिस तरह से आपने लोगों को इस गंभीर मुद्दे के बारे में मुस्कुराते हुए और एक वायरस कितनी डेंजरस तरीके से फैल सकता है लोगों के दिमाग से लेकर लोगों के दिनचर्या तक, उस पर जो बात की है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी गंभीरता लोग समझेंगे। एक बेहतरीन एपिसोड आपके साथ ये आरएसएस का रहा है, और शायद मुझे लगता है इसलिए हम इसका टाइटल भी आरएसएस एक वायरस ही रखने चाहेंगे। शायद वही इसका टाइटल होगा, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि ये जो वायरस है वो क्यों कहा गया, वायरस कैसे फैलता है और वायरस का इलाज क्यों ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे अलग अलग तरीके से आपके सामने आते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। राजू सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़राब तबीयत के बावजूद उन्होंने हमें समय दिया। ये दर्शाता है कि ये कितने कोशिश करते हैं कि ये वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और उसी के लिए शायद ख़राब तबीयत में एंटीबायोटिक्स लेकर आए हैं ताकि आप बीमार ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा भी करेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। नमस्कार।